नमस्कार, आप देख रहे हैं अपरू उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ नेहा। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय नेताओं से मुलाकात की। साथ ही सीएम धामी ने बागेश्वर उपचुनाव को लेकर कहा कि लोग भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास कर रहे हैं, कई लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंदन रामदास ने दास बनकर बागेश्वर की सेवा की थी, जब उनकी पत्नी पार्वती दास को बागेश्वर के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। दरअसल बागेश्वर से बीजेपी के एमएलए और कैबिनेट मंत्री रहे चंदन रामदास का हाल ही में निधन हो गया था। इस कारण बागेश्वर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बागेश्वर में 5 सितंबर को मतदान है, 8 सितंबर को मतगणना होगी। वही आपदा पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में एक्टिव मानसून के कारण बहुत तबाही हुई है। केंद्र सरकार ने एक टीम भेजी है। हम आपदा के बाद के प्रभाव को कम करने की कोशिशें कर रहे हैं। प्रभावित लोगों को राहत दिलाने के साथ ही राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने की कोशिश की जा रही है। आपदा को लेकर बैठकें की जा रही है। हर संभव मदद प्रभावित इलाकों में दी जा रही है। अभी तक चूँकि पहले से भी जो है लगभग 22,000 करोड़ के हमारे पास प्रस्ताव भी आ चुके हैं जिनकी ग्राउंडिंग होनी है, लेकिन इस बार हमने बड़ा लक्ष्य रखा है और 2.5 लाख करोड़ के एमओयू और लेकिन उससे पहले इस बार ये ज़रूर किया है कि जो ग्राउंडिंग है वो ग्राउंडिंग हमारी जब हमारा मुख्य कार्यक्रम होगा इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में, जब हम सभी को बुलाएंगे, सब लोगों के साथ बात करेंगे, सबको आमंत्रित करेंगे, तो उससे पहले ग्राउंडिंग निश्चित कर लेंगे और उसका एक बड़ा लक्ष्य हमने रखा है। और जिस प्रकार के अभी तक हमको लोगों के द्वारा प्रस्ताव आए हैं, उससे लगता है कि बड़ी संख्या में और बड़े उद्योग समूह उत्तराखंड आना चाहते हैं। सर, दिल्ली आए हैं, क्या कुछ उद्योगपतियों की मुलाकात का भी कुछ प्रोग्राम है? हाँ, उनसे भी मिलेंगे, उनसे सबसे साथ वार्ता करेंगे और उद्योग समूह के जो बड़े यहाँ संगठन चलते हैं उन संगठनों से भी वार्ता करेंगे। सर, बागेश्वर उपचुनाव चल रहा है, क्या लग रहा है क्योंकि कांग्रेस जो है, आप लोग कह रहे हैं आयातित प्रत्याशी लाए हैं, क्या स्थिति लग रही है? कांग्रेस अपनी जीत के दावे कर रही है। देखिए, बागेश्वर का चुनाव चूँकि वहाँ से एक ऐसा चुनाव है जो असमय ही आ गया और चंदन रामदास जी जो वहाँ से 4 बार से लगातार वहाँ की जनता के आशीर्वाद से वहाँ काम करते रहे हैं, वहाँ की सेवा करते रहे हैं और उस क्षेत्र के दास बनकर उन्होंने हमेशा सेवा की है। उनका एक अपना व्यक्तित्व था, उन्होंने बहुत सारे कामों को वहाँ धरातल पर उतारा और बहुत सारे काम भविष्य के लिए प्रस्तावित किए थे। उन सभी को हम लोगों ने जो भी काम उनके समय के प्रस्तावित थे, उन सभी कामों पर स्वीकृतियाँ भी प्रदान की हैं, कामों को आगे भी बढ़ाया है। तो सरकार बागेश्वर क्षेत्र को प्राथमिकता में लेकर उनकी धर्मपत्नी चुनावों के मैदान में पार्वती दास जो एक बहुत ही सज्जन महिला हैं और उन्होंने भी संकल्प लिया है कि अपने उनके पति स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने जो काम शुरू किए थे उन कामों को आगे बढ़ाएंगे और वहाँ की जनता का भी सीधे सीधे मैं कहूँ कि एक उनसे जिस प्रकार का लगाव था, जिस प्रकार की आत्मीयता थी, जो उनके काम थे, उनको बढ़ाने के लिए मैं नामांकन में वहाँ गया था और हजारों हजार लोगों ने नामांकन में भाग लिया। अनेकों लोग दूसरी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, इसलिए मुकाबले जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि लोग विकास के लिए, बागेश्वर के विकास के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। और जितने भी चुनाव हुए सभी चुनावों में जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है, इस चुनाव में भी बड़ी जीत हमारी होगी। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्णायक कदम आगे बढ़ाते हुए वोटर चेतना महाअभियान चलाने जा रही है। इस राष्ट्रव्यापी अभियान में हर विधानसभा में 10,000 नए वोटर बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए व्यापक पैमाने पर हल्द्वानी और देहरादून में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही बूथ और शक्ति केंद्र स्तर पर वोटर कैंप लगाए जाएंगे। इस अभियान को लेकर जिला स्तर पर 3 से 5 लोगों की टीम बनाई जाएगी और विधानसभा स्तर पर 3 सदस्यीय टीम इस पूरे कार्यक्रम को संचालित करेगी। इस संबंध में हल्द्वानी में बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। किसी भी राजनीतिक दल का वोट बनाना, वोट को मतपेटी तक पहुंचाना, ये ही राजनीतिक दल की रीढ़ की हड्डी का काम होता है और पार्टी हमारी 1951 से लगातार ये काम कर रही है। अब केंद्र की तरफ से ये योजना बनी है
कि प्रदेशों ऑल इंडिया के संयोजक बने, प्रदेशों के संयोजक बनेंगे, फिर जिला के संयोजक बनेंगे, उसके बाद विधानसभा के बनेंगे। वो सब इलेक्शन कमीशन का अभियान चल रहा है 21 से लेकर 30 अगस्त तक का। उसके अंदर 2 दिन का अभियान हमारा भी चलेगा 25-26 तक। हर घर तक जाएंगे, जिसका वोट नहीं है उसका वोट बनाएंगे। 5 नंबर फार्म भरेंगे, 6 नंबर भरेंगे, 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर फार्म भरेंगे। BLA1 और BLA2 की नियुक्तियां लगातार इसमें हो जाएंगी पूरी, और ये अभियान अभी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये लोकसभा चुनाव तक चलेगा। हमारे राष्ट्र ने तय किया है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है उसका मत बन जाए। इस भाव के साथ कार्यकर्ता सभी बूथों पर जाएंगे और हमने सबको ठीक कराने के लिए फॉर्म नंबर 6, 7, 8 उनमें सब प्रकार के सुविधा हमारे कार्यकर्ता सहभागी बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लगातार विभिन्न कार्यक्रम संगठन को मजबूत करने के लिए और जनता के बीच में जाने के लिए आते रहते हैं, और ये भी हमारा एक कार्यक्रम है जो वोटर चेतना महाअभियान है। जो नए मतदाता हैं उनको वोटर बनाना और उनका लोकतंत्र में उनकी सहभागिता निश्चित करने के लिए ये आज हमारा एक यहाँ पर प्रशिक्षण वर्ग कुमाऊं मंडल का होने जा रहा है, और जिसमें किस प्रकार से हमने प्रत्येक विधानसभा में जो हमारा लक्ष्य है 10,000 नए मतदाताओं को जोड़ने का, उसको जोड़ने के लिए क्या हमको रणनीति अपनानी है, क्या हमको काम करने हैं और कैसे हमको नए मतदाताओं को जोड़ना है, उसको लेकर यहाँ पर जानकारी। वोटर चेतना महाअभियान भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है, जिसके तहत आज कुमाऊं के पदाधिकारियों की यहाँ पर बैठक है। आज यहाँ कुमाऊं मंडल के सारे पदाधिकारी उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें जिले के अध्यक्ष हमारे जो इस अभियान के जिनको संयोजक बनाया गया है, प्लस जिले के प्रभारी, प्रदेश पदाधिकारी, सब लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। हम लोगों का अभियान ये अभी प्रथम चरण में 31 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान के अंदर हम लोग बूथ लेवल पर जाकर अपने जो कार्यकर्ता हैं, जो नए वोटर हैं, उनको जोड़ने का काम करेंगे। जो वोट यहाँ से कहीं और चले गए उन्हें हटाने का काम करेंगे, और जो बोकस वोट हैं उनको भी हटाने का काम करेंगे। कोई वोट सही होना उसको ठीक कराने का काम करेंगे। तो उसकी जो भी व्यवस्था हमारे यहाँ के जो चुनाव आयोग करता है, हम उनको पूरा सहयोग करते हुए इस अभियान को चलाएंगे। और 25 और 26 तारीख को हमारे प्रदेश के बड़े नेता, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रदेश महामंत्री, सभी लोग इस अभियान में लगेंगे और इसको घर घर जाके इस अभियान को चलाएंगे। कॉलेजों में, हमारे शिक्षण संस्थानों में भी जाके अभियान चलेगा। अब हर हफ्ते बीजेपी के मीडिया प्रभारियों समेत सभी प्रवक्ताओं की कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक होगी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कैबिनेट मंत्रियों के विभागों के कामों को मीडिया प्रभारी और प्रवक्ताओं के जरिए जनता और मीडिया तक पहुंचाना है। वहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बैठकें अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि आज बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान समेत प्रवक्ताओं के साथ सतपाल महराज ने बैठक की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सतपाल महराज के पास जो भी विभाग है उसमें जो भी काम हो रहे हैं उसे जनता तक प्रवक्ताओं के जरिए और मीडिया के जरिए पहुंचाना है। खास बात यह है कि अब हर हफ्ते बीजेपी के मीडिया प्रभारी और प्रवक्ताओं की हर एक कैबिनेट मंत्री के साथ बैठक होगी, जिसमें कैबिनेट मंत्री के तमाम विभागों के कार्यों को प्रवक्ताओं और मीडिया प्रभारी जनता तक पहुंचाएंगे। देखिए, मीडिया डिपार्टमेंट ने हमारे ये तय किया है कि सभी मंत्रीगणों के साथ हम सप्ताह में एक बार बैठेंगे। पूरे प्रवक्ता हमारे हैं, मीडिया इंचार्ज हैं, सह मीडिया प्रभारी हैं और हमारे मीडिया से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, हम सब लोग उनके साथ बैठेंगे, सभी मंत्रीगणों के साथ। उनके विभाग में क्या बेहतर काम हो रहे हैं, उनके विभाग में क्या जन आकांक्षी योजनाएं चल रही हैं, किस प्रकार के विभाग में नई योजनाओं का क्या क्या उनका सोचना है, इन सब विषयों पर विस्तार से चर्चा माननीय मंत्रीगणों के साथ हुई है। और आज सतपाल महाराज जी से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। हर सप्ताह हम हर मंत्री के साथ बैठने वाले हैं, ताकि बहुत सारे विषय होते हैं जिनकी जानकारी समाज को जा सके, जिनकी जानकारी मीडिया को जा सके। इन सब चीज़ों को बेहतर ढंग से विषय को हम रख सकें। इन सारी चीज़ों को लेकर के समय समय पर ये काम करने की हमारी मीडिया डिपार्टमेंट ने सोचा, और हर सप्ताह ये रूटीन हमारा जारी रहेगा। उत्तराखंड में होने जा रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार एक और पहाड़ों में इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने की बात कर रही है, लेकिन क्या सरकार ने कभी इस चीज के ऊपर ध्यान दिया है या सरकार की मशीनरी इस चीज को लेकर कभी अपना आकलन कर चुकी है? कांग्रेस की माने तो पहले ही ये तय करना पड़ेगा कि पहाड़ों में किस चीज की इंडस्ट्री लगेगी और क्या सरकार के पास इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन भी है या नहीं, क्योंकि इसका जीता जागता उदाहरण
जोशीमठ है, जहां आपदा पीड़ितों को बसाने के लिए अभी तक जमीन का चिन्हीकरण नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि आपदा के कारण 300 से ज्यादा गांवों को शिफ्ट करना था, लेकिन जमीन न होने के कारण उन गांवों को अभी तक शिफ्ट नहीं किया गया। ख्याल रखा जाएगा? नहीं, क्या ख्याल रखा जाएगा उसका कोई ड्राफ्ट आया सामने? आपके मुंह में आया, आपने बोल दिया पहाड़ों का। पहाड़ों में आप कहाँ लगाना चाहते हैं इंडस्ट्री? कौन सी इंडस्ट्री डालना चाहते हैं आप? क्या आप बनाना चाहते हैं? आपने आइडेंटिफाई किया? आपकी मशीनरी ने कोई एक्सरसाइज की है? एक कहने की बात है, आप क्या इंडस्ट्री पहाड़ में लगाएंगे पहले ये तय करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको भूमि का चयन करना पड़ेगा। आप देखो, एक जोशीमठ के लोगों को बसाने के लिए, जोशीमठ के लोगों को अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए आप पे जमीन नहीं मिल रही है, आप पे जमीन नहीं है। आप कहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे? 339 साढ़े 300 गांव आपदा के जद में हैं, खतरे में हैं। उन गांवों का शिफ्टिंग होना था। क्या किया सरकार ने? उन गांवों को कहाँ शिफ्ट किया? है आप पे जमीन या नहीं है? आप पहाड़ों में तो तब ले जाओगे जब पहाड़ों में आप आइडेंटिफाई करिए कि भाई पिथौरागढ़ में आप किस स्थान पे इंडस्ट्री लगाओगे, उत्तरकाशी में क्या इंडस्ट्री लगेगी, आप चमोली में कहाँ पर आप इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करोगे, वो पौड़ी में कहाँ आपने डेवलप किया। इन चीजों का, इनका भी तो ड्राफ्ट आपको सामने लाना पड़ेगा जनता को भरमाने के लिए, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। अभी तो आप जो चाहे, आप तो हमेशा आप ठगते रहे, यहाँ भी आप ठगने का काम कर रहे हैं। विकासनगर के जाखन गांव में आई भीषण आपदा के बाद अब विधायक और विभागीय अधिकारी प्रभावित परिवारों के विस्थापन और उन्हें हर संभव राहत पहुंचाने की कवायद में जुट गए हैं। इसको लेकर आज क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने तमाम विभागों के अधिकारियों और प्रभावित ग्रामीणों के साथ बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान की ओर से संबंधित विभागों के अधिकारियों को ग्रामीणों को फौरी राहत पहुंचाने के आवश्यक निर्देश दिए गए। दरअसल आपको बता दें कि बीते बुधवार को भूस्खलन के चलते गांव की मुख्य सड़क समेत 9 मकान और 7 छनिया जमींदोज हो गई थी। और जो फौरी राहत थी, फौरी राहत में सोना, बैठना, भोजन, शेल्टर, वो फौरी राहत तत्काल उसी रात को शुरू कराई गई। कम्युनिटी किचन भी शुरू करा दिया गया। अब धीरे धीरे प्रभावित लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको और सुविधाजनक तरीके से सेटल किया जाए, लेकिन ये रिलीफ का प्रारंभिक चरण है। उसमें कुछ जिसे कहना चाहिए एक्स ग्रेशिया है, अहेतुक राशि है, वो वितरित कर दी गई। अभी कम्युनिटी किचन भी चल रहा है, कुछ हम लोग राशन के पैकेट्स भी उपलब्ध करा रहे हैं। और आज हम लोगों ने यहाँ बैठ करके और एसडीएम विकास नगर ने जिलाधिकारी और उच्चाधिकारियों के कंसल्टेशन से अभी हम लोगों ने एक अप्रूवल भी ली, जिसमें 4000 रुपया हर प्रभावित परिवार को प्रतिमाह लगभग 6 महीने तक हर परिवार को 4000 रुपये प्रतिमाह किराया दिया जाए, ताकि वो चाहें तो अपने सुविधा अनुसार कहीं भी रह सकते हैं। किराए का कमरा लेकर के कहीं पर भी या जिस भी रूप में वो चाहें, वो 4000 रुपये प्रतिमाह उनको किराया दिया जाए। उनको किसी प्रकार के डिजास्टर एक्ट के तहत, आपदा अधिनियम के तहत जहाँ पर भी कहीं उनको एक प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव निर्णय की जरूरत है या एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट की जरूरत है, तो उप जिलाधिकारी विकास नगर, तहसील स्तर पर राहत अधिकारी भी होते हैं, तो आपको वो सारे अधिकार उपलब्ध हैं। तो आप जहाँ आवश्यक होगा वहाँ लिखित आदेश उसके लिए उपलब्ध करा देंगे। एक बात, कुछ दूसरे गांव के भी जहाँ की सड़कों का जो कनेक्टिविटी वो टूट गई, तो बच्चों का स्कूलों तक आना जाना मुश्किल है। कुछ जो पैदल रास्ते भी जो इस बरसात की वजह खत्म हो, उसको तुरंत जो है संबंधित पंचायतों को कहा गया उस काम का तुरंत ही काम शुरू कर दें। किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने अपने रुद्रपुर स्थित आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाया। बेहड़ ने कहा कि शुक्ला को हार का कारण उनके भतीजे हैं, जिन्होंने विधानसभा क्षेत्र में जाकर अराजकता मचाई। अब यही काम राजेश शुक्ला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अवैध खनन और सारे अवैध काम राजेश शुक्ला और उनके भतीजे के नेतृत्व में चल रहे हैं।
पुत्र मोह किसको नहीं है। हमारे बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, महर्षि हुए, एक से एक देश के अंदर ऋषि मुनि हुए, किसको पुत्र मोह नहीं है? क्या उनको भतीजा मोह नहीं है? जो 10 साल तक पूरी विधानसभा को के अंदर जो आतंक मचा है, कौन नहीं जानता। मैं तो उनको चैलेंज करना चाह रहा हूँ, गौरव के खिलाफ एक आरोप लेकर आए, मैं उसको सामना करने को उसका तैयार हूँ। अगर उसने कहीं कोई खनन कराया हो, कहीं मिट्टी उठवाई हो, कहीं कोई कारोबार किया हो, सिर्फ विधायक के जो काम हैं उनको देखने के अलावा, योजनाओं को देखने के अलावा, सुख दुख में लोगों के जीने मरने में जाने के अलावा कोई काम उसने किया हो या करता हो, और तो उनके बारे में तो कौन नहीं जानता। मिट्टियों के तालाब किसने खोदे हैं, किसके लोग हैं? जो उनके फार्म पर मिट्टी पड़ी है, वैसे मुझे व्यक्तिगत नहीं जाना चाहिए था, उन्होंने बोला है, जो उनके फार्म पे, जो उनकी ज़मीन पर मिट्टी पड़ी है, वो मिट्टी कहाँ से आई है? जो कोई ट्रकों के ट्रक जो तालाबों से खुदे और ठेकेदारों ने जो मिट्टी उनको व्यक्तिगत पहुँचाई है, वो कहाँ से आई है मिट्टी? जो खनन हुआ सारा गोला से लेकर सारा लुट गया, पूरा प्रशासन मिला हुआ है, चाहे वहाँ का कोतवाल हो, चाहे वहाँ का सीईओ हो, चाहे वहाँ का एसडीएम हो, आज भी वही नाच रहा है सब। तो किससे छुपा हुआ है? और पुत्र मोह की बात कर रहे हैं। कौन सी राजनीतिक दल में जो है जिसका बेटा राजनीति में ना हो? कांग्रेस को उठाकर देख लीजिए, बीजेपी को उठाकर देख लीजिए, समाजवादी पार्टी को, जो उनके पुराने गुरु हैं राजनीतिक, मुलायम सिंह जी आज नहीं है, उनका बेटा आज मुख्यमंत्री बना तो पुत्र मोह में नहीं बना तो कैसे बन गया? या रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एएनबी न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भारी बारिश के चलते पूर्णागिरी धाम को टनकपुर क्षेत्र से जोड़ने वाले मार्ग पर आए मलबे और पूर्णागिरी मेला क्षेत्र में हुए भूधसाव का जायजा लेने के लिए भू वैज्ञानिकों की टीम के साथ आज चंपावत नवनियुक्त जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने दौरा किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने माता पूर्णागिरी के दर्शन कर पूर्ण विधि विधान से पूजा पाठ किया और माता से प्रदेश वासियों के लिए मंगल कामना की। इसके बाद जिलाधिकारी ने मंदिर समिति के सदस्यों के साथ वार्ता की और पैदल निरीक्षण कर क्षेत्र की समस्याओं को जाना। अभी तो तत्कालिक जो है हमारे साथ भूविज्ञानी भी थे, तो एक तो जो आपने बताया कटौचे में जो भूधसाव हो रहा है, तो उसका आज वो भूविज्ञानी निरीक्षण कर रहे हैं। शीघ्र ही हमारे पास रिपोर्ट आ जाएगी, जो भी वो सुझाव देंगे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। दूसरा, मंदिर समिति तरफ से सुझाव आया है कि वो थोड़ा सा जो अब ये नया स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है मुख्य मंदिर में, तो वो अब कुछ मुख्य मंदिर में अपने चेंजेस करना चाह रहे हैं। तो हमने उनसे प्रस्ताव मांगे हैं और उसको फिर जो भी हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट होंगे उनसे हम उनको एग्जामिन कराएंगे कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है उस मंदिर को और बेहतर बनाने के लिए। बाकी वहाँ पे थोड़ा सा इसकी पानी की और थोड़ा स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के बारे में बताया गया था, तो पानी के लिए जल संस्थान को, और उन्होंने अनुरोध किया है कि एक एएनएम या फार्मासिस्ट वहाँ पे तैनात की जाए फुल टाइम, तो उसके लिए मैं जिला मुख्यालय जाके थोड़ा प्रयास करूँगा। चंपावत के नवनियुक्त जिलाधिकारी नवनीत पांडे आज टनकपुर पूर्णागिरी तहसील में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और क्षेत्र में होने वाले जलभराव जैसी समस्याओं के निदान पर चर्चा की। जनरली आज में, क्योंकि मैं काफ़ी सालों बाद इस क्षेत्र में आया हूँ, तो थोड़ा सा मैं अपना फैमिलाइजेशन करना चाह रहा था। मुख्यतः जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल और जलभराव को लेकर आज डिस्कशन हुआ है। तो जलभराव में 2 संवेदनशील स्थान निकल के आए हैं, एक जो हमारा रोडवेज का स्टेशन है और एक जो बनबसा बाजार का जो पानी निकासी है। तो उसमें NHA अधिकारियों को कहा गया है कि आप उसमें तत्काल उसमें कार्रवाई करें, और हमारे SDM साहब यहाँ आए हैं तो वो मॉनिटरिंग करेंगे उसकी और प्रयास करेंगे कि वो जलभराव की समस्या दोबारा। भारी वर्षा के कारण आए सैलाब की वजह से मोहनचट्टी जोगियाना स्थित एक रिसोर्ट में जिंदा दफन हुए हरियाणा के 5 पर्यटकों की मौत से लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने सबक लिया है। फिर से भारी बारिश का अलर्ट जारी होने के बाद पुलिस प्रशासन ने थाना क्षेत्र के अंतर्गत करीब 100 रिसोर्ट संचालकों को 31 अगस्त तक पर्यटकों को नहीं ठहरने के नोटिस जारी किए हैं। ये अहम निर्णय पुलिस प्रशासन ने पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए लिया है। नोटिस में पुलिस प्रशासन ने साफ कहा कि निर्धारित की गई समय सीमा में अगर कोई रिसोर्ट संचालक चोरी छिपे पर्यटकों को ठहराता है और भारी बारिश की वजह से कोई जान माल का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी रिसोर्ट संचालक की होगी।
मौसम विभाग ने एक बार फिर से उत्तराखंड में आफत की भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का मौसम का पूर्वानुमान जारी करते हुए रविवार से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि रविवार को प्रदेश के 3 जिलों देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश की संभावना है। इसके बाद 21, 22, 23, 24 और 25 अगस्त को प्रदेश भर के अधिकांश जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि 26 अगस्त से राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 19 अगस्त है, तो 19 और 20 में जो एक्टिविटी है प्रदेश में वो कमी रहने वाली है, लाइट से मॉडरेट तक रहेगी। 19 में कुछ तो अनेक जगहों तक में वो रह जाएगी। जहाँ तक हैवी रेन्स की बात, तो आज तो संभावना 19 को नहीं लग रही है। इसमें 1-2 डिस्ट्रिक्ट रखे गए हैं, जैसे देहरादून है, नैनीताल है और इसके साथ साथ बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, उनमें संभावना थोड़ी दिखती है कि हैवी रेन वहाँ एका दुक्का मिलेगी। लेकिन ये है कि कल थोड़ी जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है वो सब रखी गई है। उसमें चाहे इंटेंस आवर है या वेरी इंटेंस आवर है, वो एका दुक्का जगहों में डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में देखने को मिलेंगे। तो आप कल कह सकते हैं थोड़ी एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी, पर आज जो है एक्टिविटी कमी है। 19 तारीख की अगर बात करते हैं, जब 21 तारीख में जा रहे हैं तो एक्टिविटी बढ़ेंगी। 21 को आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में बारिश मिलेगी, हल्की से मध्यम। और जहाँ तक भारी से बहुत भारी वर्षा की बात है, तो उसमें हमने अभी देहरादून, पौड़ी, इसी तरह नैनीताल, चंपावत और बागेश्वर को रखा है। और जहाँ तक भारी बारिश की बात है, तो उसमें हरिद्वार है या फिर पिथौरागढ़ है, चमोली है या टेहरी है, इनको भी रखा गया है। इसी तरह की एक्टिविटी करीब करीब 22 को भी रहेगी, बल्कि थोड़ा बढ़ोतरी ही रहेगी 22 को। और 23 को जब आप जाते हैं तो 23 में एक्टिविटी कम हो जाएगी, लाइट मॉडरेट तक की एक्टिविटी रहेगी। एका दुका हैवी रेन्स ठीक है मिल सकती है नैनीताल या बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट की बात करें। 24 में लेकिन फिर से जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है थोड़ा सीवियर रहेंगी, और डिस्ट्रीब्यूशन भी जो खासकर हमारा जो फुटिल से लगे हुए डिस्ट्रिक्ट है उसमें अच्छा रहेगा। ज़्यादातर जगहों में बारिश मिलनी चाहिए उसमें। 24 तारीख को जो एक्टिविटी है थंडरस्टॉर्म वाली, तो वो सीवियर रहेगी। जो शॉर्ट ड्यूरेशन में ज़्यादा रेनफॉल मिलना, जो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी 24 में खासकर। 25 में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन 25 में भी करीब करीब रहेगी। उसके बाद जो एक्टिविटी काफ़ी कम होनी शुरू हो जाएगी 25 के बाद। अगर देखें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से सरकारी संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के आदेश के बाद उत्तराखंड में लगातार अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जा रहा है। उधर धर्मनगरी हरिद्वार में भी कनखल थाना क्षेत्र में जगदीशपुर स्थित अवैध मजार को हरिद्वार जिला प्रशासन की ओर से जेसीबी की मदद से हटाया गया। इस मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा। जो अतिक्रमण के विरुद्ध के हमारा अभियान चल रहा है माननीय न्यायालय के आदेशानुसार, उसमें विधिवत तरीके से पूरी कार्रवाई करने के उपरांत उपखंडीय समिति, जिला स्तरीय समिति की रिपोर्ट के बाद और आदेश के बाद हम लोगों ने 2 जगह से 3 अतिक्रमण हटाए हैं, 3 संरचनाएं हटाई हैं और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। सबको कॉन्फिडेंस में लेने के बाद हुआ है। यहाँ पे हमारे विभिन्न विभाग के अधिकारी हैं, राजस्व हैं, पुलिस बल है, नगर निगम से MNA साहब हैं और पूरा हमारे जितना भी है, जितने पॉसिबल डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं UPC वगैरह सभी मौजूद हैं। कहाँ एक हमने जो जमालपुर के अंदर एक विद्यालय के अंदर था एक धार्मिक संरचना, और दूसरा हमने जगजीतपुर में जो 2 धार्मिक संरचनाएं थी उनको हटाया। अभी कार्रवाई चली रही है, 1 घंटे में हो जाएगी पूरी। क्या कुछ लोगों द्वारा विरोध भी वहाँ पर किया गया जमालपुर में, किस तरह से हैंडल किया गया? बहुत कुछ लोगों की वो विरोध नहीं कहेंगे, थोड़ा कुछ संकोच और वो थी, शंकाएँ थी, तो जो हमने वार्ता के अनुसार ही उसको सुलझा लिया था। ये अभियान आगे भी चलेगा? अतिक्रमण का अभियान तो माननीय न्यायालय के आदेशानुसार लगातार ही जारी है। जहाँ जहाँ से भी हमें सूचनाएं रहती है वहाँ पे हम लोग विधिवत नोटिस देके उनको पूरा एक नेचुरल जस्टिस का रूल फॉलो करके विधिवत तरीके से हटा रहे हैं। इसमें प्राथमिकता वो भी कोर्ट के निर्देशानुसार ही है कि जो हमारी रोड्स हैं, विद्यालय हैं, हॉस्पिटल है, उनको प्राथमिकता दी जा रही है कि वहाँ पर अतिक्रमण मुक्त करा जाए। अपने उत्तराखंड की खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NV न्यूज़। नमस्कार।